गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 24 जुलाई और आज हम लोग 6 टॉपिक करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है ब्रीफली देख लेते हैं। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट एसटीटी, अभी बजट आया है तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है। फ्यूचर और ऑप्शंस के ऊपर इसको देखेंगे। इकोनॉमी का टॉपिक है, हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन कोशिश करूंगा कि सिंप्लीफाई वे में आपको बताऊं। पीएम मुद्रा योजना क्या है, ये तो पहले से भी काफी न्यूज में रहती है। यूपीएससी मेंस में, प्रीलिम्स में यहां से पहले क्वेश्चन आ भी चुका है। इसके अंदर भी थोड़ा सा सरकार ने चेंज किया है तो ये करंट अफेयर का पार्ट भी बन गया है। उसके अलावा तोंग कलात, म्यांमार के अंदर एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जो थोड़ा न्यूज में है आजकल, इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। कलारीपयट्टू के बारे में बात करेंगे। मार्शल आर्ट है जो कि केरला से बिलोंग करती है, ये थोड़ा न्यूज में है, इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे छोटे से, देखिए कई बार ना ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर में या फिर और, जो 3 4 5 साल बाद एक बार न्यूज में आते हैं, उसके बाद वो न्यूज में रहते नहीं है। तो कई बार वो हमारी नजर के आगे से निकल जाते हैं, लेकिन यूपीएससी उनके ऊपर फोकस करता है क्योंकि कम न्यूज में रहते हैं। तो ऐसा ही है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया के काफी बड़े डेलीगेशन जेनेवा में गया, इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद शैडो कैबिनेट क्या होती है। इंडिया में ओडिशा में पहली बार शैडो कैबिनेट बनाया गया है। ये क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, उसके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि देखो, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर वो जो कटिंग होती है न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, जैसे हम लोग पहले किया करते थे डीएनए में, आप वो भी दिखा दीजिए। देखो उसका कोई पर्पज ऐसा फुलफिल होता नहीं है, वो स्पेस ज़्यादा लेता है। क्योंकि आप जब बाद में उसको पीडीएफ को डाउनलोड करते हो तो वो एक बल्कि डॉक्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कटिंग्स आ जाती है न्यूज़पेपर की। दिखने में शायद वो ठीक लगता होगा लेकिन अल्टीमेटली आप उस कटिंग से तो पढ़ते नहीं हो, क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है। पढ़ते आप कंटेंट से ही हो जो आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल से पढ़ना ही है, देखो वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर ये पर्टिकुलर आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं तो इसको किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पढ़ने की जरूरत है नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर की, या फिजिकल फॉर्म में मंगवा सकते हो। बेसिकली द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस, इसके आर्टिकल हम लोग यहाँ पे ज्यादा कवर करते हैं। कभी कभी पीआईबी वगैरह से भी न्यूज ले लेते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल से पढ़ना है तो प्लीज आप उसको सेपरेटली पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसका जो बेस्ट कंटेंट है, उस आर्टिकल से बाहर से जो कंटेंट है वो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दिया गया है। इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए हम लोगों ने बनाना शुरू किया है, ताकि कम पेज में वो बहुत बल्कि भी ना हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन मिले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस वाले आर्टिकल अभी 1 2 दिन में आने शुरू हो जाएंगे तो उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एनीवेज, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो अब बजट आ गया है तो गवर्नमेंट ने 2 चीजों के ऊपर एसटीटी को इंक्रीज किया है। एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फ्यूचर के ऊपर और ऑप्शंस के ऊपर। तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शंस क्या होता है। देखिए, कितना टैक्स इंक्रीज किया गया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेगा। एसटीटी के बारे में पूछेगा, ऑप्शंस के फ्यूचर के बारे में पूछेगा आपसे एग्जाम में। एसटीटी क्या होता है, कोई भी टैक्स क्या होता है, टैक्स एक मैंडेटरी चार्ज होता है जो हमें सरकार को देना पड़ता है। पहले भी हम पढ़ते थे ना हिस्ट्री में, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो टैक्स लगाया करते थे एग्रीकल्चर के ऊपर, फलाना ढिमकाना वो लगाया करते थे, क्योंकि उनको रिवेन्यू जनरेट करना होता है। सरकार के इनकम का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो टैक्स ही तो होता था, टैक्स कलेक्शन। तो एक मैंडेटरी चार्ज होता है, ऑप्शनल नहीं है, आप बच नहीं सकते इससे। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हो तो इलीगल है, क्योंकि ये सबके लिए मैंडेटरी होता है, मतलब जो एलिजिबल होते हैं बेसिकली। तो ये एक मैंडेटरी चार्ज है। यूपीएससी यहीं पे खेल करता है, आपसे वर्ड को रिप्लेस कर देगा, मैंडेटरी की जगह ऑप्शनल दे देगा। याद रखना है मैंडेटरी है। किस चीज के ऊपर लगता है, सिक्योरिटी मार्केट में जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपके ऊपर लगता है। सिक्योरिटी मार्केट का मतलब मेरा आप यहां पे समझ लिए सीधा सीधा सा स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको सेबी रेगुलेट करता है। तब किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसके ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जिसे एसटीटी कहते हैं। 2004 के अंदर पहली बार इसको लगाया गया था। देखिए, हर टैक्स का यही पर्पज होता है भैया, गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट करना है। यहां से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, बाद में उसी को अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में उसको हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक पर्पज यहां पे ये भी हो सकता है कि टैक्स इवेजन को कम करने के लिए, इवेड करना, किसी चीज को अवॉइड करना, उससे बचना, उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। तो हमारे टैक्स लॉज के अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स होते हैं, लोग उनका यूज करते हैं, टैक्स पे करते नहीं है, बच जाते हैं टैक्स पे करने से, इसे सरकार को नुकसान होता है। तो सरकार कह रही है भैया देखो, आप बच नहीं सकते ठीक है, आप यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। दे तो पहले भी रहे थे लेकिन अभी थोड़ा सा इंक्रीज करके देना पड़ेगा। तो टैक्स इवेजन को कम करने के लिए ये आपको देना पड़ता है। अब देखिए जरा, यहां पे 2 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि रिसेंटली आरबीआई और सेबी ने एक रिपोर्ट कहा इशू की थी,
और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आजकल क्या है ना, इन सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वगैरह पे क्या रहता है, बहुत सारे इंडिया में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर निकल आए हैं। हर कोई आजकल आपको सजेशन दे रहा है, भैया यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्ट करो, फलाना ढिमकाना। यंग जनरेशन को कुछ पता है नहीं, पुरानी जनरेशन को भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, और वो इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आके ना इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी पैसे को फिर डूब जाते हैं। तो आरबीआई और सेबी ने थोड़े समय पहले ये कहा था, भाई जो ट्रेडर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी सेफ्टी के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सेफ्टी नेट के लिए ही सरकार ने अभी इन टैक्सेस को इंक्रीज किया है बेसिकली। अब दो चीजों के ऊपर टैक्स को इंक्रीज किया है, फ्यूचर और ऑप्शंस। ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं कंपनी के शेयर्स में, मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। तो फ्यूचर में क्या होता है बेसिकली, ये मेरा अग्रीमेंट होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले से ही अग्रीमेंट कर लेता हूं कि भैया आपके शेयर्स को मैं खरीदूंगा और बेचूंगा, अभी नहीं, फ्यूचर में, मे बी इवनिंग में, कल परसों, नेक्स्ट वीक। तो आज ही मैं आपसे अग्रीमेंट कर रहा हूं कि देखो आज 24 तारीख है, 26 तारीख को आई विल सेल द शेयर्स और आई विल परचेज योर शेयर्स। और ये कौन से रेट पे होंगे, प्री डिटरमाइंड प्राइस। देखिए हो सकता है भाई 2 दिन के बाद शेयर का प्राइस कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आज ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मतलब जैसे किसान खेती करता है, मान लो उसको टमाटर लगा रहा है, वो है टमाटो की खेती कर रहा है, तो कंपनी उस किसान के साथ पहले से अग्रीमेंट कर लेती है, देखो भाई आपके 3 महीने बाद आपके टमाटर होंगे, तो हम आपसे इस प्राइस में परचेज करेंगे। और मार्केट में चाहे प्राइस उससे ज्यादा हो या कम हो, डजेंट मैटर, हम आपसे इस प्राइस पे परचेज करेंगे। तो ये एक तरह का फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, जो किसान के साथ आपका अग्रीमेंट होता है, और आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करोगे तो इलीगल हो जाएगा, फिर ये एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसे फ्यूचर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप उसके शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए एडवांस में प्रॉमिस करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर, ठीक है। इसका लोग यूज करते हैं कई बार हैजिंग वगैरह के लिए, स्पेकुलेशन वगैरह के लिए करते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाता है ना, तो अगर आप सेफ होना चाहते हो सकता है आपको 2 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन कम से कम आप फ्लक्चुएशन से तो बचोगे ना, उस वजह से किया जाता है ये फ्यूचर। एक होता है आपके पास ऑप्शंस। ऑप्शन भी लगभग फ्यूचर के जैसा ही होता है, इसमें फर्क ये होता है कि यहां पे आपके ऊपर कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है खरीदना और बेचना, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होता है, तो ये आपका अधिकार है, आप खरीदो या बेचो, ऑब्लिगेशन नहीं है। ये फर्क होता है ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शंस भी लोग इसलिए करते हैं ताकि उनके को थोड़ी फ्रीडम रहती है, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से इंक्रीज और डिक्रीज अपने पैसे को कर सकते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अगर आपको फर्क देखना है क्या रहता है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है, मैंडेटरी होता है। ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं होता, ये एक आपका अधिकार होता है, राइट होता है। फ्यूचर थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं है ना। अब मान के चलिए कि भैया आपने किसान को बोला टमाटर कि भैया मैं आपसे 3 महीने बाद 50 रुपए पर केजी टमाटर खरीदूंगा, आपने वादा तो कर दिया, अभी आपके लिए रिस्की है। हो सकता है 3 महीने के बाद मार्केट में जो रेट है टमाटो का वो सिर्फ 20 रुपीज पर केजी हो, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है। आपको तो सीधा सीधा 30 रुपए का नुकसान हो गया, है ना, किसान को भी नुकसान हो गया। अब हो सकता है मार्केट में प्राइस 80 रुपीज पर केजी चल गया हो, लेकिन किसान को 50 रुपए में देना पड़ेगा, तो रिस्की तो है। लेकिन हाँ, फ्लक्चुएशन से आपको सेफ्टी मिल जाती है ना, वो एक इसमें अच्छा फायदा होता है। तो ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि टर्म्स कंडीशंस पहले से ही डिसाइड हो चुकी हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ऑप्शन वाला, तो इसमें आपके हाथ में होता है बेसिकली। चलिए, पीएम मुद्रा योजना थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, पहले बेसिक्स पे जाते हैं। पीएम मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, और जहां पे जो माइक्रो और स्मॉल, याद रखना ये माइक्रो स्मॉल की बात करता है, ठीक है, मीडियम की बात नहीं कर रहा है, मैक्रो की बात नहीं कर रहा है। तो जो छोटे मंजले माइक्रो स्मॉल कंपनी है, छोटी छोटी, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नई मशीन खरीदने के लिए होती है ना, कुछ इनोवेशन करने के लिए, उनको सरकार ने लोन देना शुरू किया था 2015 में। ये लोन नॉन कोलैटरल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे मतलब आपको कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी गारंटी नहीं देनी है, नॉन कोलैटरल होता है। अभी जैसे मान लो आप बैंक में जाते हो, आप बैंक को कहते हो साहब मुझे 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदनी है, तो बैंक आपसे फ्री में तो पैसा 20 लाख रुपए नहीं देगा, बदले में कुछ तो पेपर लेगा ना आपसे, कुछ सिक्योरिटी, आपके जमीन के कागजात, नौकरी वगैरह कुछ तो लेगा ना, उसे कोलैटरल कहते हैं। यहां पे जो आपको पैसा दिया जाता है वो नॉन कोलैटरल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब देखिए जरा,
ये 3 कैटेगरी के अंदर आता है, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु जो लोन दिए जाते हैं वो 50,000 रुपए तक दिए जाते हैं, किशोर वाले 5 लाख रुपए तक और तरुण वाले 10 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। जिन लोगों ने तरुण के अंदर लोन लिया हुआ है पहले से और उन्होंने समय पे अपने लोन को रीपे कर दिया है, तो ये लोग अभी 20 लाख रुपए तक के लिए क्लेम कर सकते हैं और यही इस बजट के अंदर चेंज किया गया है। तो ये लोन की लिमिट बढ़ा के सरकार ने 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी है। यही बस न्यूज में था। कौन सी कैटेगरी में? तरुण वाली कैटेगरी में। इतना आपने याद रखना है। यूजुअली जो मुद्रा के अंदर आपको लोन दिए जाते हैं वो थोड़े से जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे थोड़े से कम होते हैं। बैंक वगैरह उसको अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो नहीं है कुछ भी। आप किसी बैंक से जाकर लोन ले सकते हो, इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम देते हैं क्योंकि वो अलग से मेंशन कर देंगे कि ये लोन हम लोग मुद्रा के अंदर दे रहे हैं। तो जैसे मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट 8% है तो शायद आपको वो 7.5 तक मिल सकता है, नॉन कोलेटरल होता है। तो टाइम टू टाइम उसको भरते रहिए, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो उसको थोड़ा ध्यान यहाँ पे रखें। चलिए, तोंग कलात, तो म्यांमार के अंदर बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें, ये है माउंट पोपा, ठीक है, मैंडले जगह है वहां पे, माउंट पोपा नाम की एक जगह है और ये एक माउंटेन भी है। ये एक वोल्केनिक माउंटेन है, लेकिन अभी यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है यहाँ पे वोल्केनो। और ये देखिए जरा, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी हुई है। अभी ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और ऐसा माना जाता है कि जब बुद्धिज्म से पहले जो स्पिरिट्स, जो आत्माएं हुआ करती थी, वो आज भी यहाँ पे घूम रही है। और अगर आप कोई विश करते हो, कोई आपकी इच्छा है आपके मन में, आप वहां पे जाके प्रे करिए, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब हुआ ये बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट हुआ करती थी म्यांमार के अंदर, लेकिन बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा सिविल वॉर चल रहा है, सिविल वॉर, उसकी वजह से यहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं और ये बेसिकली पूरी तरह से कट गया है। जबकि यहाँ पे हर साल लाखों प्रिविलेज जो पिलग्रिमेजेस आया करते थे, अब नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी हो गई है। उसका एक रीजन ये भी है कि जो आंग सांग सू की, जो कि अपोजिशन लीडर है म्यांमार के अंदर, उनका भी यहाँ पे एक स्टैच्यू लगा हुआ है। क्योंकि कुछ साल पहले जब वहाँ पे इलेक्शन हुए थे तो आंग सांग सू की के कुछ खास मित्र लोगों ने यहाँ से आके प्रेयर मांगा था, किया था, और उनकी पार्टी जीत गई थी। तो वो भी एक रीजन यहाँ पे वो भी माना जाता है। हालांकि इसके आसपास के जितने भी गांव हैं सब लड़ रहे हैं आर्मी से, तो उस सिविल वॉर की वजह से यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। इतना आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा इस आर्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये वोल्केनिक, छोटा सा वोल्केनिक पीक है जिसे माउंट पोपा कहते हैं। और जो पुरानी स्पिरिट्स हैं यहाँ पे, बुद्धिज्म से पहले की जो स्पिरिट्स है, उनको नट कहा जाता है, NAT, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो बस आपको एग्जाम क्लियर करना है तो मेहनत साथ साथ करते रहिए और म्यांमार की तरफ थोड़ा जाइए, वहां पे प्रेयर वगैरह कीजिए, हो सकता कुछ हो जाए। कलारिया पट्टू के बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडिया में स्पोर्ट्स जो है ना वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ये स्टेट का काम होता है। स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ये सेंटर भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट्स इन जनरल हमारे यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट होता है। ओलंपिक में अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया से गए हैं, एथलीट्स हमारे। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम लोग कलारिया पट्टू की बात कर सकते हैं। कलारिया पट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है और इंडिया में लोकल लेवल पे जो कलारिया पट्टू को प्रमोट करने का काम है वो इस फेडरेशन को दिया गया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक तो चीज ये। दूसरा, कलारिया पट्टू इन जनरल क्या है? कहा जाता है कि कलारिया पट्टू इस दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट की फॉर्म है। 11th और 12th सेंचुरी में जब सोल्जर्स लड़ा करते थे फील्ड पे, वहां से ये निकला। उसके बाद वो टेक्निक है जो लड़ाई करने की, वहां पे अपने एनिमी को टैकल करने की, वो सब एक इस मार्शल आर्ट फॉर्म में आया और इसको अभी जो है वो अब तक अलाइव रखा गया है। इंडियन मार्शल आर्ट है, केरला से बिलोंग करते, याद रखना है, एक कॉम्बैट टेक्निक है। एग्जाम में कई बार आपसे ऐसा पूछ सकता है कि ओड वन आउट आपसे पूछेगा, वो आपसे 3-4 लिस्ट में नाम देगा, उसमें से एक मार्शल आर्ट होगा और 3 आपके कोई थिएटर आर्ट फॉर्म हो सकती है। तो आपने फाइंड आउट करना है भैया, अच्छा से ये थिएटर आर्ट है, ये इसमें मार्शल आर्ट है। कलारिया पट्टू मार्शल आर्ट है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, कलारी और पेयट्टू। कलारी का मतलब वो ग्राउंड होता है, बैटल ग्राउंड बेसिकली, और पेयट्टू का मतलब होता है मार्शल आर्ट।
ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसके कई स्टाइल हो सकते हैं, 3 बेसिक स्टाइल होते हैं इसके। नदर में उसको जो है वडक्कन कहा जाता है, साउथ वाले पार्ट में केरला में उसको तेक्कन कहा जाता है, और एक बीच वाला सेंट्रल पार्ट होता है। 4 स्टेज होती हैं कलारीपयट्टू के अंदर, ये देखिए जरा, ठीक है, इस तरह के ये लड़ाई करते हैं, और 4 स्टेजेस के अंदर बेसिकली मानी जाती हैं। पहली होती है मेपियट्टू, ठीक है, जिसमें आप वार्म अप करते हो, अपनी बॉडी को तैयार करते हो, वो होता है। दूसरा होता है कोलथारी, जिसमें आप लकड़ी के वेपन से लड़ते हो। अब सीधा तो आपके हाथ में हम स्वॉर्ड देंगे नहीं, पहले तो लकड़ी से लड़ना पड़ेगा, वो स्टेज को हम लोग कोलथारी बोलते हैं, जो ट्रेनिंग पर्पज के लिए होता है। फिर आता है आपका अंगथरी। अंगथरी में जो मेटेलिक वेपन्स होते हैं, स्वॉर्ड्स, वो प्रॉपरली यूज की जाती हैं। और फोर्थ वाली स्टेज में जो है बेयर हैंड से लड़ा जाता है, मतलब आपके हाथ में भी प्रोटेक्शन नहीं होती है, फुल फ्लैजिड। ये जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं कलारीपयट्टू में, वो इस स्टेज के अंदर आते हैं। इतना आपने थोड़ा सा इसको याद रखना है। केरला के अंदर बहुत सारी डांस फॉर्म्स हैं, थिएटर फॉर्म्स हैं, जैसे कथकली, कृष्णयट्टम, कुडियट्टम, मोहिनीअट्टम, पोरकल्ली, वरकल्ली, जितने के अंदर भी ये सारे है ना, इनके अंदर कलारीपयट्टू से इंस्पिरेशन लिया गया है। तो कलारीपयट्टू के बहुत सारी फॉर्म्स को इन डांस फॉर्म और इन थिएटर फॉर्म्स में भी यूज किया जाता है, ये आपने याद रखना है। कलारीपयट्टू का ओरिजिन के बारे में ना बहुत सारी माइथोलॉजिकल और स्टोरीज भी हैं। एक स्टोरी ये है कि जो परशुराम जी थे, जो कि विष्णु जी के 6th अवतार थे, कहा जाता है कि उन्होंने ये कलारीपयट्टू लॉर्ड शिवा से सीखा था, और जो केरला के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको सिखाया था परशुराम ने। तो एक तो स्टोरी ये चलती है। दूसरी स्टोरी ये चलती है कि वो जो लॉर्ड अयप्पा हैं, ठीक है, और लॉर्ड अयप्पा ने इसको कलारीपयट्टू को सीखा था चिरापंचिरा से, और बाद में इसको जो है लोगों को सिखाया, तो वहां से चलती है। तो ये अलग अलग स्टोरी चलती हैं। ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, आई डोंट थिंक यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समझ के लिए इसको पता होना चाहिए। चलिए, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स, ये इंडिया की तरफ से 4th रिव्यू है, पहली बात तो, ठीक है। लास्ट जो इसका रिव्यू हुआ था वो 1997 में हुआ था। अब ये पूरा मामला है क्या, वो आपको मैं बताता चलता हूँ। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल पॉलिटिकल राइट्स है क्या। बेसिकली ये एक बहुत पुरानी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो 1967 के 76 के अंदर बनाई गई थी। मतलब वैसे तो 1966 में बनाई गई थी, लेकिन 10 साल के बाद इसको रेटिफाई किया गया था, जो कि फोर्स में आई थी। इसमें होता क्या, जितनी भी कंट्रीज हैं पार्टिसिपेट करती हैं, उन कंट्रीज के अंदर सिविल राइट्स क्या हैं, उन कंट्रीज के अंदर ह्यूमन राइट्स क्या हैं, उन कंट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो इनको एंश्योर करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इलेक्टोरल राइट्स, इन सभी का रिव्यू किया जाता है, ठीक है। और इंडिया क्योंकि इसका एक पार्ट है, तो इंडिया का रिव्यू किया जाता है, भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ चीजों में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, कुछ चीजों में नहीं करता है। जब हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करते हैं, तो वहां पे तो इंडिया को डेमोक्रेसी माना ही नहीं जाता प्रॉपर, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इंडिया को बहुत अच्छी डेमोक्रेसी भी मान रही हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है, और ये टाइम टू टाइम किसी कंट्री में अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, उसको रिव्यू करते हैं। इस बार ये जेनेवा में हुआ। इंडिया से 18 लोगों का डेलीगेशन वहां पे गया, जहां पे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से, वीमेन वेलफेयर, और मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री से लोग वहां पे जाते हैं और इंडिया के बारे में बताते हैं कि भैया हम लोगों ने इस चीज के लिए क्या क्या अपने लेवल पे प्रयास किया है, वो सब यहाँ पे किया जाता है। चाइना और क्यूबा इसका पार्ट नहीं है, ये आपने याद रखना है। नॉर्थ कोरिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। इंडिया इसका पार्ट है। 1979 के अंदर इंडिया ने इसके अंदर इसको रेटिफाई किया था पार्लियामेंट के अंदर, ये आपने याद रखना है। ICCPR इज कंसिडर्ड एज द सेमिनल डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड द ह्यूमन राइट्स। मैंने आपको बता ही दिया, जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की एजेंसी है, उसका जो डेटा है, वो डेटा यहां से भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, और उसके अलावा जो यूनिसेफ भी है, वो भी इसके डेटा को यूज करता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, राइट टू असेंबली, पॉलिटिकल राइट्स, वोटिंग राइट्स, पावर ऑफ जुडिशरी, वो सब चीजें यहाँ पे उनका रिपोर्ट होता है बेसिकली, और उसको टाइम टू टाइम पे रिव्यू किया जाता है। इतना आपने इसके लिए याद रखना है। उसके अलावा इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। एक प्रोटोकॉल ये होता है कि भैया इंडिविजुअल पर्सन यहां पे कंप्लेंट कर सकता है, अगर आपके ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तब यहां पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, डेथ पेनल्टी अबोलिश करने की बात करता है।
हालांकि इंडिया इसका एक पार्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी को अबॉलिश नहीं किया गया। कोशिश जारी है। अभी इंडिया में डेथ पेनल्टी बहुत ही कम होती है, लेकिन पहले तो ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये भी इसके अंदर में किया जाता है। तो बस आपने इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये कब बना था, कितनी कंट्री इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया ने इसके अंदर कब एक्चुअली में रेटिफाई हम लोगों ने किया था, कौन सा रिव्यू है। दिस वाज द 4th रिव्यू। एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है। लास्ट रिव्यू हम लोगों ने 1997 में किया था। क्या इसका काम होता है? काम ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके इंडिया में जो हमारी जो परफॉर्मेंस है, हम लोग जब वहाँ पे जाके बताते हैं कि देखो भाई ये हम लोगों ने किया, ये माइनॉरिटीज़ के लिए किया, ये वीमेन के लिए किया, ये बच्चों के लिए किया, ये डेमोक्रेसी के लिए किया, अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंडिया की जो रिपोर्ट है वो उनके द्वारा वहाँ पे रिव्यू की जाती है। आगे बढ़े। शैडो कैबिनेट, जो वेस्ट मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। वेस्ट मिनिस्टर मतलब यह जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और इंडिया के अंदर भी ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है सब ब्रिटेन से ही तो आया है, और न्यूजीलैंड भी इसको अप्लाई करता है, कनाडा भी इसको अप्लाई करता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और वो बाद में जाके वो अपना एक लीडर इलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है, और एक हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक। ठीक है, यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं होती है, तो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। एनीवेज, वो एक अलग चीज़ है। अब सरकार के अंदर मिनिस्टर्स होते हैं। कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, है ना, कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये सब होता है ना। ये तो होते हैं सरकार की तरफ से। अब होता क्या है शैडो कैबिनेट में, जो अपोजिशन पार्टी है, लेट से यहां पे आकर कांग्रेस की बात कर लीजिए, लेट से। अब कांग्रेस क्या करेगी, अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगी, उनका एक डिफेंस मिनिस्टर भी होगा, उनका एजुकेशन मिनिस्टर भी होगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी होगा। अब इनके पास रियल पावर तो है नहीं, क्योंकि वो पावर में तो नहीं है, लेकिन वो वैसे ही काम करते हैं जैसे रियल मिनिस्टर्स करते हैं। इसे शैडो कैबिनेट कहते हैं। मतलब डिफेंस मिनिस्टर के बराबर में एक और डिफेंस मिनिस्टर, इसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन ये जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपनी पॉलिसीज बताता है कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो इससे लोगों को ये पता लगता है कि यार देखो, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी अपोजिशन में है, लेकिन ये इनका स्टैंड है। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, तो उनको थोड़ा सा पहले से पता चल जाता है। तो इसकी ये बेसिकली शैडो कैबिनेट कहते हैं। तो इसमें जो सीनियर मेंबर होते हैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के, वो इसके अंदर यूजुअली पार्टिसिपेट करते हैं। और अब इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे अब डिफेंस मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी निकाला, अभी मान लो इंडिया में, अभी अपोजिशन से कौन जवाब देगा? हर कोई जवाब नहीं दे सकता है। जिस अपोजिशन ने जिस स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है एज अ शैडो कैबिनेट, शैडो डिफेंस मिनिस्टर, वही आके मीडिया में अपनी बातें बताएगा, और वो 3-4 साल तक करेगा। वैसे ही अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्कीम आई है, कोई प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सरकार की तरफ से, तो अपोजिशन के अंदर जिनको अपॉइंट किया गया है उनके बराबर में वो जवाब देंगे। तो एक पैरेलल, एक शैडो कैबिनेट चलता है अपोजिशन वालों का भी। कोई पावर नहीं है उसकी, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, बट फिर भी वो चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कोई उसकी रिकॉग्निशन नहीं होती है, बट फिर भी एक्सपीरियंस के लिए वो लोग करते रहते हैं। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जैसे यहाँ पे राहुल गांधी जी हैं, तो वो अपनी तरफ से अपनी पार्टी के सीनियर मेंबर्स को ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक तो पॉलिसी डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल आता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हो, जनता को अपनी बेटर अल्टरनेटिव पॉलिसीज बता सकते हो, भैया हम लोग ये लेके आएंगे 5 साल बाद जब हमारी पार्टी पावर में आएगी। वो होता है। सरकार को बेटर अकाउंटेबिलिटी और स्क्रूटनी मिलती है ना। आप सरकार से बेटर स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हो पार्लियामेंट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है ना। और फ्यूचर के लिए मिनिस्टर तैयार हो रहे हैं। 5 साल के में अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर शैडो के अंदर है और फिर बाद में आपकी पार्टी पावर में आ जाती है, तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। तो ये नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन भी होती है, उससे उनको एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आने वाली सरकार में दे विल बी पोटेंशियल मिनिस्टर्स। ये इसका शैडो कैबिनेट का जो है पूरा रूल होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। फिलहाल इंडिया में इसको यूज नहीं किया जाता है। अभी ओडिशा की गवर्नमेंट ने पहली बार एक शैडो कैबिनेट बनाया है। ठीक है, क्योंकि अभी ओडिशा में इतने सालों से जो है बीजू जनता दल की सरकार थी, इस बार वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे ये आइडिया आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ से इंस्पायर होकर बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर इसको फॉलो किया जाएगा और फॉलो किया जाना भी चाहिए। ब्रिटेन के अंदर इसको बहुत सही तरीके से फॉलो किया जाता है। तो जनता को पहले से पता चलता रहता है कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टी है अभी अपोजिशन में है, ये क्या सोचती है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, पर्टिकुलर इशू के बारे में, पॉलिसी के बारे में। तो जनता पहले से ही काफी अवेयर उसके लिए रहती है। ठीक है, चलो तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं सभा को। आई थिंक टॉपिक अपने सारे कवर हो ही गए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।